हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जो हमारा दोस्तों आया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीनेट। सीनेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कांग्रेस का जो है दो पक्ष होता है, एक प्रतिनिधि सदन होता है और एक सीनेट होता है। प्रतिनिधि सदन जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, वो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन सीनेट का जो होता है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कहते हैं 50 राज्य में से जो है 2-2 सीनेट को चुना जाता है, यानी इसकी कुल संख्या जो होती है 100 होती है। लेकिन अगर हम प्रतिनिधि सदन की बात करें तो इसकी संख्या जो होती है 435 होती है, ठीक है। लेकिन इसका महत्व जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सीनेट की बात करें तो इसके पास शक्तियाँ भरमार है और काफ़ी शक्तियाँ जो है इसके पास निहित है, क्योंकि कांग्रेस की शक्तियों के रूप में है। तो ये सबसे ऊपरी सदन कहलाता है, ठीक है। तो ये सीनेट का जो ऊपरी सदन है उसके विषय में यही बात कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय का मतलब दोस्तों होता है कि एक निम्न सदन होते है, एक उच्च सदन होती है। तो निम्न सदन के विषय में तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो है उच्च सदन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो इसके निचले सदन की जो है प्रतिनिधि सदन था, तथा जो ऊपरी सदन है उसको सीनेट कहते हैं। मिनरों ने साफ शब्दों में एक बात कहा था कि सीनेट हर पक्ष से पहले दर्जे पर आता है। विश्व के जो है प्रायः सभी देशों में ऊपरी सदन निचले सदन से कम शक्तिशाली होता है, जो कि हर जगह होता है। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट प्रतिनिधि सदन के बराबर की शक्तियों से कुछ अधिक विशेष शक्तियां रखती है। संविधान में भी सीनेट का नाम प्रतिनिधि सदन से पहले आता है, और विश्व के दूसरे सदनों में सीनेट का एकमात्र एक ऐसा सदन है जिसमें निचले सदन और प्रतिनिधि सदन का जो है मात कर देता है। तो इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। अगर बात करें यहाँ पर हम संगठन की, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि सदन का समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। जबकि सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अगर देखा जाए प्रतिनिधि सदन जो है समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जबकि सीनेट राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय प्रणाली का सबसे बड़ा चिन्ह है, और इसमें सारे राज्य को चाहे वो बड़े या छोटे हों सामान्य प्रतिनिधित्व दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर देखा जाए तो 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी 2 ही प्रतिनिधि जो है भेज सकते हैं। इसके सदस्यों की कुल संख्या जो है 100 हो जाती है, यानी 50 में से 2-2 अगर भेजा जाए प्रत्येक राज्य से तो 100 बन जाती है। संविधान की धारा 5 में यह व्याख्या की गई है कि किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध सीनेट में सामान्य प्रतिनिधित्व को वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्यों को सामान्य प्रतिनिधित्व इसलिए दिया गया है क्योंकि छोटे छोटे राज्य संघ में आने से जो है झिझकते
थे। छोटे राज्यों को बड़े राज्यों से इतना भय था कि उन्होंने भी संविधान में यह धारा रखी कि सामान्य प्रतिनिधित्व की धारा में संशोधन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है 2 सदस्य के जो है प्रावधान किया गया कि किसी भी सदस्य को जो है कमजोर ना कहा जाए। सीनेट में सारे राज्यों के सामान्य प्रतिनिधित्व देने पर कठोर आलोचना भी की जाती है। इसका सबसे बड़ा अवगुण यही है कि ऐसा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का राज्य की भावना के अनुसार नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे राज्य को भी अलास्का जितना प्रतिनिधित्व दे देना उचित नहीं है, जबकि उनकी संख्या में लगभग 100% का अंतर है। इससे ग्रामीण हितों की नागरिकों हितों से कहीं अधिक जो है हस्तक्षेप प्राप्त हो गया है, परंतु ऐसे प्रतिनिधित्व का नियम होना आवश्यक था। यह एक समझौता था जिसके अनुसार प्रतिनिधि सदन में जो है जनसंख्या के प्रतिनिधित्व दिया गया और सीनेट में जो है संघीय इकाई को बनाया गया। यदि बात यहाँ पर हम करें कि सदस्य के लिए योग्यता क्या है, तो योग्यता तो जनरली यही होती है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो। सबसे पहली बात, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, वह कम से कम 9 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी रहा हो और वह उस राज्य का भी नागरिक हो जिसे राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है। वह किसी सरकारी वैधानिक पद पर न हो, यह सरकारी पद पे न होना भी इसकी इम्पोर्टेंटता को दर्शाता है। बात आ जाती है अगर हम चुनाव की करते हैं तो कहते हैं आरंभ में सीनेट के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते थे। उस समय उनका चुनाव राज्य के विधानमंडल के सदस्य करते थे। इस चुनाव अवधि में बड़ी कुरीतियाँ थी, बहुत ही बुराइयाँ थी। वोट थोड़े होने के कारण वोट खरीदी जाती थी और कई दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे। केवल धनी लोग ही चुनाव जीत सकते थे। इस प्रकार सेनेट के सदस्य या तो धनवान हितों की प्रतिनिधित्व करते थे या स्वयं शक्तिशाली धनवान हो जाते थे। इन दोषों को दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में संविधान में 17वां संशोधन किया गया, जिसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली समाप्त करके सीनेट के सदस्यों का चुनाव जो है नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में कर दिया गया। जब सीनेट के सदस्य को वही जो है वोटर चुनते हैं जो प्रतिनिधि सदस्य के चुनते हैं, तो इसको चुनाव के लिए जो है चुनाव क्षेत्र नहीं बनाए जाते। अतुल राज्य के सारे नागरिक ही दोनों सीनेटरों को चुनते हैं और इस प्रणाली ने अप्रत्यक्ष चुनाव के बहुत से जो दोष दूर कर दिए हैं, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अवधि की, तो सीनेट एक अस्थायी सदन है और इस कारण ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति आते जाते हैं, प्रतिनिधि सदन 2 वर्ष के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, परंतु अमेरिकी सरकार का यह अंग सदा चालू रहता है। यानी सीनेट प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष पद छोड़ते हैं। इस प्रकार सीनेट प्रतिनिधित्व की सदन की तरह कभी भंग नहीं होता है। सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रतिनिधि सदन के 2 वर्ष के लिए अवधि इस अंतर सीनेट की जो है प्रतिनिधि सदन को सबसे अधिक शक्तिशाली बना देता है। बड़े राजनीतिक नेता जो है सीनेट के सदस्य बनना पसंद करते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं इसी के सदस्य बनना काफ़ी रुचि भी दिखाते हैं। यदि बात करें अधिवेशन की, तो कहते हैं सीनेट के अधिवेशन प्रतिनिधि सदन के साथ ही होते हैं। संविधान के अनुसार वर्ष में 1 बार कांग्रेस का अधिवेशन आवश्यक है। आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रपति कभी भी विशेष अधिवेशन बुला सकता है और दोनों सदनों के अधिवेशन इकट्ठे ही उठाते हैं। परंतु यदि समाप्त होने से संबंधित तारीख पर दोनों सदनों में समझौता नहीं होता है तो उस समय राष्ट्रपति इसके अधिवेशन समाप्त होने की तिथि निश्चित भी कर देता है। आज तक यह अवस्था नहीं आई है। ठीक है, ऐसी जो है नई बात आई है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर आती है। आगे आता है दोस्तों हमारा गणपूर्ति, यानी सीनेट की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत होना अनिवार्य है। अर्थात अब तक जो है 51 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तब तक सीनेट की कार्यवाही नहीं होता है। यानी 51 सदस्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके जो है कार्य स्टार्ट करने का। बात करें विशेष अधिकार का, तो सीनेट में सदस्यों को कई विशेष अधिकार और छूट प्राप्त है। इन्हें अधिवेशन के समय किसी सिविल अभियोग के संबंध में पकड़ा नहीं जा सकता है। इन्हें न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है और सदन में दिए गए भाषण के आधार पर उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनके पावर है। अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो सीनेट के सदस्यों के प्रतिनिधित्व सदन के सदस्य की तरह ही नियमानुसार वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। रिटायर होने के पश्चात सदस्य को पेंशन भी मिलता है, तो इसीलिए ये सदन जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। बात करें सभापति का, तो कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उप प्रधान सीनेट का जो है पदेन अध्यक्ष यानी 100 ऑफिसर चेयरमैन होता है
और इस सभापति के अधिकार प्रतिनिधि सदन के स्पीकर से बहुत कम होते हैं। चाहे यह भी स्पीकर की तरह ही सदन की अध्यक्षता करता है, शांति बनाए रखता है और सदस्यों को पहचानता भी है, परंतु इसका सदन में बहुत अधिक आदर नहीं होता है क्योंकि यह सदन का सदस्य नहीं है। इससे साधारण वोट डालने का अधिकार नहीं है, परंतु जब किसी विषय पर दोनों पक्षों को मत बराबर होता है तब अध्यक्ष को निर्णायक मत डालने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि बात हम यहाँ पर करें सदन में कार्रवाई की विधि का, तो सीनेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नए चुने गए सदस्यों को चुनाव संबंधी निर्णय करे। इसका निर्णय अंतिम होता है। कोई सदस्य सीनेट का सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, इसमें कई व्यक्तियों के सीनेट का सदस्य बनने नहीं दिया, चाहे वे बहुमत वोटों से चुने गए हों। उन पर सीनेट में एक जो से अधिक स्त्रियाँ रखने या चुनाव पर अधिक व्यय करने का आदि के दोष भी लगाए थे। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। यदि बात यहाँ पर करें हम सीनेट के काम काज चलाने में सभापति को बड़ा ही अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कोई बड़ा अधिकार प्राप्त नहीं है। काम काज सीनेट के द्वारा निश्चित किए गए नियमों के अनुसार ही चला जाता है। ये नियम प्रतिनिधि सदन के से मिलते जुलते हैं, परंतु एक पक्ष में बड़ा अंतर यह है कि वह है कि बहस के नियमों के संबंध में अंतर देखने को मिला है, यानी काफ़ी अंतर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। प्रतिनिधि सदन के सदस्य अधिक होने के कारण हर सदस्य को बोलने तथा बहस में भाग लेने का अधिकार बहुत थोड़ा था, निश्चित समय दिया जाता है, परंतु इसके विपरीत सीनेट में बोलने पर बहुत कम प्रतिबंधित है। सदस्य जितने देर चाहे भाषण दे सकता है, जबकि प्रतिनिधि सदन में 1 घंटे का नियम लागू है। 1917 में पूर्व सीनेट में किसी भी प्रस्ताव पर बहस को समाप्त करने की कोई विधि नहीं थी। जब तक सदस्य बोलते रहते थे तब तक इन पर वोट नहीं पड़ सकते थे। बोलने की इस असीमित स्वतंत्रता के कारण ही ब्रेगर ने लिखा है कि यदि संसार में प्रतिनिधि सदन का सबसे अधिक रोकों वाला विचार करने वाला सदन है तो सीनेट सबसे स्वतंत्र माना जाता है। यदि बात करें यहाँ फिलिबस्टर का, तो यहाँ पर विचार करने की संपूर्ण स्वतंत्रता का गुण है इनके पास, और इसमें हर विषय पर हर पक्ष के पूर्ण विचार हो सकता है। अंततः अल्पसंख्यक को भी अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता है। वहाँ इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जाता है। इस स्वतंत्रता ने बड़ी कृतियाँ एवं एक अमेरिकन संस्था को जन्म दे दिया है, जिसे हम फिलिबस्टर भी कहते हैं। यानी इसके कुरीतियों की वजह से फिलिबस्टर का जन्म हुआ है, और यह एक विधि है जिसके प्रयोग से सीनेट के एक सदस्य इस क्रम को अपने भाषण देते हैं, और इससे लंबे लंबे भाषण भी होते हैं। कहते हैं अगर इस बात की बिल के पास होने से अधिक देर लगाई जा सके तो उनका लक्ष्य या तो यह होता है कि बिल पास ही ना हो या बिल में इसकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन किया जाए। यह विधि बहुत ही प्रभावशाली होती है, और इसमें कई बार इस विधि से कई बिल पास भी नहीं होने दिए जाते हैं, क्योंकि किसी भी सदन को बोलने के संबंध में कोई समय निश्चित नहीं होती है। जब तक उसका श्वास तथा गला साथ दे वह भाषण जारी रख सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं है कि वह बिल के संबंध में ही भाषण दे। वह तो चाहे बोल भी सकता है, केवल आवश्यक बात है यह बोलता जाए। इसमें दो राय नहीं है। सीनेट टिल्समैन के कई घंटे वायरन की कविताएं ही पढ़ी थी, जब तक 1993 में सीनेट मूरज का सबसे बड़ा भाषण हुआ, जो 22 घंटे तथा 26 मिनट बोलते रहे। इस प्रकार यदि सदस्य का एक समूह श्रृंखलाबद्ध भाषण दे रहे हैं तो बिल पास नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ही फिलिबस्टर का जन्म हुआ बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी माने रखता है। अब कहते हैं कि अगर बोलने का नियम है तो बहस समाप्त करने का भी नियम यहाँ पर लागू किया गया है। 1917 से 1949 के मध्यम फिलिबस्टर की इस संस्था की कड़ी आलोचना होने लगी, क्योंकि इससे यह एक अल्पसंख्यक बहुगिनती के निर्णय करने में असमर्थता बनती दिखाई दे रही थी। बहुत समय तक सीनेट के सदस्य बहस रोकने संबंधी कोई नियम बनाने में झिझकते रहे, परंतु जब कहते हैं 1916 ईस्वी में अमेरिकन व्यापारी जहाज़ों के सत्रबंद करने के संबंध में 11 व्यक्तियों की
फिलिबस्टर के बिल पास न होने दिया तो यह विचार जो है बल पकड़ गया कि बहस समाप्त करने की कोई न कोई जो है विधि आवश्यक होना चाहिए। इसलिए 1917 ईस्वी में यह नियम बनाया गया कि यदि बहस की समाप्ति का प्रस्ताव 1/16 सदस्य के हस्ताक्षर के सदन में पेश किया जाए तो वहाँ जो उपस्थित सदस्यों में से 2/3 बहुमत से स्वीकृति देते हैं और इसे प्रस्ताव पर वोटो भी ली जाएगी। 1949 ईस्वी में इस नियम में कठोरता लाई गई जब किसी विषय पर बहस समाप्त की जा सकती है यदि 1/6 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने सीनेट में पेश करें और सीनेट के कुछ सदस्यों की बहुमत इसके स्वीकार करें। इस प्रकार पहले उपस्थित सदस्यों को जो है 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, परंतु 1949 ईस्वी में कुल सदस्यों की बहुसंख्या कर दी गई। इस प्रकार जब भी सीनेट में फिलिबस्टर का भय कम नहीं हुआ और कई बार अल्पसंख्यक बहुगिनती इच्छा को पूर्ण नहीं होने देते। इस संस्था के विरुद्ध जनता में कोई प्रभावशाली मत नहीं बन सका। आम विचार यह है कि जो है फिलिबस्टर के द्वारा ऐसे बिल प्राप्त किए गए हैं जो कि जनता में लोकप्रिय नहीं थे। अब बात आती है सीनेट के कार्य और शक्तियाँ का। तो कार्य और शक्ति के विषय में जानना अधिक रोचक होगा क्योंकि कहते हैं सीनेट कई महान वैधानिक, न्यायिक और कार्यकाली जो है चुनाव संबंधी वैधानिक आदि शक्ति प्राप्त है। इसका जो है आपको पता होना चाहिए कि वित्तीय शक्तियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पाया गया है। सीनेट प्रतिनिधित्व सदन के साथ मिलकर संघ की कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग करता है और कानून बनाने में कांग्रेस के दोनों सदनों की शक्तियां सामान्य हैं। साधारण बिल सीनेट में भी पेश किए जा सकते हैं और सीनेट की स्वीकृति के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। ये बहुत ज़रूरी है। यदि बिल के संबंध में दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो इसका हल ढूंढने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों को एक कमेटी बनाई जाती है जो समझौता कराने का हमेशा यत्न करती रहती है। इस समिति को जो है समझौता समिति यानी कॉन्फ्रेंस कमेटी भी कहा जाता है और इसमें दोनों सदनों के 3 सदस्य लिए जाते हैं। यदि समझौता सीमित किसी निर्णय पर न पहुंच सके तो बिल रद्द हो जाती है। कहते हैं जब कभी किसी बिल के जो है संबंध में दोनों सदनों में भिन्न भिन्न विचार हो तो साझी कमेटी आम तौर पर जो है सीनेट का ही पलड़ा भारी रहता है, यानी सीनेट की ही बात का विचारधाराओं को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी। सीनेट के सदस्य अधिक राजनीतिक अनुभव रखते हैं और राजनीतिक दलों के प्रसिद्ध नेता भी होते हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि वैधानिक क्षेत्र में सीनेट को जो है प्रतिनिधि सदन को अधिक शक्तिशाली तथा सामान्य प्राप्त है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सीनेट की बातों को जो है नहीं काटा नहीं जा सकता क्योंकि सीनेट में जो वो इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य जो है सीनेट के सदस्य होते हैं। लेकिन अगर प्रतिनिधि सदन की बात करें तो उसमें जो है 435 होते हैं और इसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। वो आम नागरिक होते हैं, आम जनता होते हैं जो कि उनकी कोई प्रसिद्धि का कोई नामो निशान तक नहीं होता है। तो इसकी बातों को यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। अगर बात करें यहाँ वित्तीय शक्तियाँ का तो कहते हैं धन बिल सीनेट में पेश नहीं किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा धन बिलों को जो आरंभ करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सदन को ही होता है, परंतु इसके बावजूद भी वित्तीय मामलों में सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाता है और धन बिल प्रतिनिधि सदन के बाद सीनेट के पास चला जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें यहाँ पर हम वित्तीय शक्तियाँ का तो वित्तीय जो फाइनेंशियल पावर होती है तो अमेरिका के जो यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 2 शक्तियों के रूप में जो है वित्तीय शक्तियाँ उपलब्ध होती है। कहते हैं धन बिल सीनेट में पेश नहीं किए जा सकते हैं। संविधान द्वारा धन बिलों के आरंभ करने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सदन के ही होता है। प्रतिनिधि सदन जो होता है कमज़ोर होती है लेकिन फिर भी इसके पास जो है वित्तीय शक्तियाँ होती है, परंतु इसके बावजूद भी वित्तीय मामले में सीनेट की अधिक शक्तिशाली है और धन बिल प्रतिनिधि सदन के बाद जो सीनेट के पास ही जाता है। सीनेट धन बिल को जो है शीर्षक को छोड़ कर बिल में जो है से सभी तरह के संशोधन कर सकती है, यानी सभी तरह के संशोधन करने का जो है प्रावधान इसके पास उपलब्ध होता है। कोई वित्तीय बिल तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक सीनेट इसकी स्वीकृति न दे। तो कहते हैं संशोधन की शक्तियों के दौरान सीनेट में कई बार बिल का जो है वही नाम रख कर सभी धाराओं का जो है परिवर्तन भी किया गया है। एक बिल पर जब सैकड़ों संशोधन हो जाए तो बिल आरंभ करने की शक्ति बीच में ही रह जाती है। अंत वित्तीय बिल आरंभ करने की ये संवैधानिक रूप में इसमें शक्ति नहीं होती है जो व्यवहारिक रूप से आवश्यक हो। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है जो कि समझने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वित्तीय शक्तियाँ जो होती है तो प्रतिनिधि सदन के पास ही, परंतु इसमें सबसे इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट बात है कि सीनेट जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें। अगर बात करें हम कार्यकारिणी विशेष शक्तियों के विषय में तो कहते हैं, अगर बात सीनेट के केवल संवैधानिक शक्तियों की नहीं दी गई है तो इसे राष्ट्रपति के कार्यकारिणी क्षेत्रों में भागीदारी भी बनाया गया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सारी नियुक्तियां करने में और विदेश से संधि करने में सीनेट की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है यहाँ पर एक बंधन में बांध दिया गया है, जिसमें सीनेट की स्वीकृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। राष्ट्रपति किसी भी सरकारी पद के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित ही करता है और नियुक्ति केवल तभी होती है जब सीनेट इसकी स्वीकृति दे दी, यानी सीनेट की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इस स्वीकृति के संबंध में कई परंपराएं बन गई है। सीनेट जो है शिष्टाचार के अनुसार राष्ट्रपति को अपने दल के उन 2 सीनेटरों को सलाह नियुक्त से पहले जो है अवश्य लेनी पड़ती है जो उस राज्य में चुने गए हों। जिस राज्य में नियुक्ति की जा रही है, सीनेट कई बार अपनी स्वीकृति न देकर उस नियुक्ति को रद्द भी कर सकती है। सीनेट में राष्ट्रपति निष्कासन द्वारा भी की गई मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्वीकार भी किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है। अगर बात करें संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी बाहरी देश के से सभी संधि कर सकता है यदि सीनेट के 2/3 सदस्य इसकी स्वीकृति दे। सीनेट का यह अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1935 तक इसमें कोई जो है 62 संधि रद्द भी की गई है। इसमें प्रथम महायुद्ध के पश्चात की गई वेस्टलैंड की संधि रद्द की गई थी। इस पर टीका टिप्पणी करते हुए कहते हैं और लिखते हैं कि पहले महायुद्ध के अंत में जो है अमेरिकन सीनेट की विदेशी संबंधों के विषय में जो शक्ति उभरी उससे पहले इस प्रकार की नहीं थी। जब राष्ट्रपति विल्सन, जिन्हें पेरिस में अभिसंधि तथा लोक संघ नेशन की संविधान संयुक्त राज्य की ओर से हस्ताक्षर किए गए, तो कहते हैं कि सारा कार्य विपरीत कर दिया गया था। जब सीनेट में इस शांति की संधि किए गए तो राष्ट्रपति हस्ताक्षरों के स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीनेट की इस शक्ति को दुखी होकर जो है राष्ट्रपतियों ने विदेशियों से समझौता करने के लिए कई और मार्ग ढूंढने लग गए, जैसे कि कार्यकारी समझौता आदि। तो कार्यकारी समझौता भी उसी के अंतर्गत आने वाला एक समझौता है जिसमें राष्ट्रपति स्वयं ही जिम्मेवार होता है, वो किसी से सीनेट की जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात आता है न्यायिक शक्तियाँ, यानी अमेरिका सीनेट ने कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। संविधान सीनेट के महाभियोग का निर्णय करने के लिए एक न्याय का अधिकार देता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संघीय अधिकारियों को देशद्रोह, भ्रष्टाचार, रिश्वत और दूसरे अपराध के लिए जो है महाभियोग पेश को हटाया जा सकता है। यानी महाभियोग जो है पास करने का सीनेट को पूरी शक्ति दी गई है। इसके विधि यह है कि प्रतिदिन सदन व्यक्ति पर दोष लगाता है, यानी कोई व्यक्ति पर दोष लगता है और इस पर निर्णय सीनेट देती है, तो सीनेट किसी भी व्यक्ति को इस अपराध के द्वारा निकालने के लिए 1/2 बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ता है। इस अभियोग के द्वारा किसी भी अधिकारी को कैद या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, केवल उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। यह सारे जीवन के लिए किसी भी सरकारी पद के अयोग्य बना दिया जा सकता है। अभी तक सीनेट ने ऐसे कुल जो है 14 अभियोग पर निर्णय दिया गया है, जिसमें 2 राष्ट्रपति के संबंध में थे, परंतु दोनों राष्ट्रपतियों के विरुद्ध प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। अगर हम दूसरी बात करें जांच पड़ताल करने की शक्ति, तो ये भी सीनेट के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांतों को लागू होने के कारण कार्यकारी अंग जो है विधान पालिका और कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारत तथा इंग्लैंड में यहाँ संसदीय सरकार है और वहाँ जो संसद का मंत्रिमंडल पर पुण्य नियंत्रण होता है तथा कई विधियों के द्वारा जो है कार्यपालिका कार्य पर जो है निरीक्षण रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस अस्तित्व को सीनेट ने अपनी जांच पड़ताल की कमेटी के द्वारा पुण्य भी किया था। संविधान के अनुसार तो सीनेट को केवल उसके द्वारा बनाए गए जाने वाले कानून के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने की जो है पूछ पड़ताल करने की शक्ति दी गई, परंतु सीनेट की जो है कमेटियां इस धारा से बहुत आगे चली जाती है और लोकमत ने भी सीनेट के इस कार्य का समर्थन भी किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो आध्यात्मक सरकार में और कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके द्वारा यह राज्य प्रबंधन में अयोग्य तथा भ्रष्टाचार को जनता के समक्ष लाया जा सके। यदि बात करें अपने सदस्यों के संबंधी कुछ निर्णय के, तो कह सकते हैं कि इसमें भी जो है सीनेट को बहुत शक्तियाँ मिल गई है। सीनेट
को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह अपने सदस्यों की योग्यता तथा उसके चुनाव से संबंधी प्रश्नों का निर्णय भी कर सके। यदि सीनेट चाहे तो किसी भी निर्वाचित सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से रोक भी सकता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो 1960 ईस्वी में इलिनॉय राज्य के फ्रैंक एल स्मिथ को तथा पेंसिल्वेनिया के राज्य के विलियम्स एस वेयर को के सदन में अपना स्थान लेने से इस बात के आधार पर रोक दिया गया था कि उन्हें चुनाव में बहुत अधिक धन खर्च किए थे। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम आ जाते हैं अगर निष्कर्ष पे, तो निष्कर्ष पे साफ शब्दों में ये बात सामने आ जाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिसका स्थान राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार से कम नहीं है। इसलिए लर्स्किस ने शब्दों में सीनेट में आम नागरिकों की रुचि इसका सबसे बड़ा गुण है। यानी आम नागरिक में जो है सीनेट के सदस्य बनने के लिए ललायित होते हैं और योग्य व्यक्ति के यह पहुंचने का जो लालसा होना भी एक विशेष गुण ही माना जाता है। कहते हैं संविधान बनाने वालों ने इस सदन को संगठनात्मक राज्यों की रीढ़ की हड्डी बनाई है, क्योंकि सारे राजनीतिक जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उन्होंने इसे महान सदन बनाया है और वह जो है विश्व के ये सभी अन्य ऊपरी सदनों की तरह किसी प्रकार भी दर्जे का सदन नहीं है। कहते हैं शक्तियों का सम्मान के पक्ष में यह प्रथम स्थान रखती है। इसके सम्मान का बड़ा कारण इसका जो है संगठन का इसकी विशेष शक्तियां ही हैं। इसे राष्ट्रपति की शक्तियों के भागीदारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक नियुक्ति तथा संधि के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। तो सीनेट जो है प्रिवी काउंसिलिंग की तरह कार्य नहीं कर सकी जैसे कि संविधान बनाने वाले चाहते थे, परंतु संविधान के द्वारा दी गई इन शक्तियों से उसने राष्ट्रपति के निर्देश बनाने में से रोका गया। सीनेट की शक्तियों भी अधिक है और ये प्रतिनिधि सदन के जो अवधि भी अधिक है, यानी 6 साल कम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति की भी जो कार्यकाल होती है सिर्फ 4 वर्ष की होती है। इसलिए उच्च कोटि के राजनीतिक नेता इसका सदस्य बनना ही पसंद करते हैं। राष्ट्रपति पद के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेटर का सम्मान होता है। लगभग सदैव सीनेटर के सदस्य में से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। सीनेट में बहस संबंधी कानून नम्र है, जिससे वहाँ जो है अल्पसंख्यकों की अपने विचारों को प्रकट करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त होता है। सीनेट की कार्यवाही को देश के समाचार पत्र बहुत ही महत्व देते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाचार पत्रों के शीर्षक लेख बनते हैं तो सीनेट में भी हुए भाषण समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर ही आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट का बड़ा ही सम्मान है। इसमें वायस ने कहा था अपने शब्दों में कि सीनेट सरकार की शक्ति का ध्रुव केंद्र है और इसके पास एक और सदन के जो है लोकतांत्रिक जो अंधाधुंध कार्रवाई को रोकने का अधिकार है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक इच्छाओं को रोकने का भी अधिकार इसी के पास है। यानी सीनेट इज द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इन द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू द चेक और एंड द करेक्ट ऑन द वन ऑफ हैंड टू द डेमोक्रेटिक recklessness of the house and no on the other hand there are Marques's evaluation of their president। यदि बात करें अमेरिकन सीनेट विश्व के सभी दूसरे सदनों में जो है शक्तिशाली है, तो ये कहना दो राय नहीं है, सच है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अमेरिकन सीनेट जो अमेरिकन कांग्रेस का द्वितीय सदन है, यानी आपको पता ही है कि द्वितीय सदन के रूप में है। पहला सदन जो है प्रतिनिधि सदन है, ठीक है, उसके बाद द्वितीय सदन जो है सीनेट ही आती है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में निचले सदन को ही वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है और इसे द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली भी बनाया गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं परंतु अमेरिका सीनेट की संसार में एकमात्र सदन है जो निचले सदन से अधिक शक्तिशाली है, यानी इसका ऊपरी सदन जो है शक्तिशाली है और सभी देशों में जो है ऊपरी सदन हमेशा शक्तिशाली नहीं रहती है। लेकिन अमेरिका में ही यहाँ पर जो है निचले सदन से जो है ऊपरी सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने साफ शब्दों में बात कहा था कि दूसरा सदन का कहना गलत शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि संविधान में इसका नाम प्रतिनिधि सदन से पहले आता है। संविधान नेताओं से सीनेट के जानबूझकर अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि सीनेट के प्रतिनिधि सदन के स्वेच्छाचारी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के समय साथ साथ राष्ट्रपति के लिए इसके सलाहकार के रूप में भी कार्य करे। मंत्रिमंडल की संस्थाओं के जो है विकास के कारण यह राष्ट्रपति की सलाह देने का कार्य भी नहीं कर पाया, परंतु वैसे प्रत्येक क्षेत्र में इसकी शक्तियां प्रतिनिधि सदन से अधिक है। इसे संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है। इसमें हर्षकन
का कहना था कि बहुत से ऐसे काम हैं जो राष्ट्रपति तथा सीनेट प्रतिनिधि सदन की स्वीकृति के बिना करते हैं, तो ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें प्रतिनिधि सदन का जो है सीनेट राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कर लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सदन सीनेट की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी देयर इज द थिंग्स विच इज द प्रेसिडेंट एंड द सेनेट may do not without the consent of their House of Representative, and there are things which is the House of Representative and their Senate may be do without of the consent to President get a yet a President and the House of Representative can do the competitive letters without any consent of the Senate। यानी जितनी शक्तियाँ अमेरिकन सेनेट के से प्राप्त है उतनी ही अन्य किसी देश के दूसरे सदनों से प्राप्त नहीं है।